हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजल है और आप देख रहे हैं जस्ट बीइंग पॉलिटिकल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10th में सोशल साइंस को कैसे पढ़ा जाए। तो जैसे कि बहुत बच्चों को सोशल साइंस से बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस होता है सोशल साइंस का। बहुत सारे चैप्टर्स करने होते हैं, 19-20 चैप्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद मैप भी करना होता है, मैप वर्क भी बहुत लेंदी सा रहता है। क्लास 10th का 9th में तो इजी होता है, 10th में थोड़ा टिपिकल सा और थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैथ वर्क। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएसटी को कैसे पढ़ना है और कैसे एसएसटी के साथ टैकल करना है। ठीक है, तो देखो, एसएसटी एक प्योर थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, और एसएसटी में जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गई या ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, है ना, और इको हो गई, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये ऐसी सारी चीजें हैं जो हमारे इर्द गिर्द ही हो रही है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं, हम इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो वो चीजें हमने अपने आसपास देखी हुई है ना। इलेक्शन होता है तो हमारे घर में जो लोग होते हैं वो वोट करने जाते हैं। तो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये सारी बातें ही हम पढ़ते हैं, क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या चीजें होती हैं, है ना, कितने लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, और यही सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं। और पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अपने आप में अलग से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है पॉलिटिकल साइंस। और पता है, पॉलिटिकल साइंस की जो एनसीईआरटी है ना क्लास 10th की, वो भी इतनी इजी लैंग्वेज में उसमें लिखा हुआ है कि अगर तुमने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, फिर भी तुम उसको पढ़ोगे, बुक को पढ़ोगे एनसीईआरटी को, तो तुम्हें फिर भी समझ में आएगा। क्योंकि मुझे आई रियली फील कि जो सिविक्स की बुक है ना, उसके अंदर जिस लैंग्वेज में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो जो भी चीजें चैप्टर्स में, वो बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, अगर तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा तो तुम समझ सकते हो, है ना। बाकी अगर तुम ज्योग्राफी पहले पढ़ोगे, तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा और तुमने बुक से पढ़ना शुरू करोगे, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हें इको एक बार को समझ में आ सकती है। हिस्ट्री के क्योंकि चैप्टर्स बहुत लेंदी होते हैं तो बुक तो पढ़ी ही नहीं जाती है। तो हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि एक एक के साथ कैसे डील किया जाए। तो देखो, जैसे कि 4 सेक्शंस हैं हमारी प्यारी प्यारी एसएसटी के। बहुत सारे बच्चों को बहुत बुरी लगती है एसएसटी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे मैथ्स बहुत बुरी लगती है, बहुत बच्चों को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, तो होता है, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। हम किसी को जज नहीं करेंगे। और हाँ, अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि एसएसटी कैसे पढ़नी है। तो देखो, एसएसटी एक प्योर थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने अभी कहा। उसको पढ़ने के लिए ना, तुम्हें सबसे पहले तो एक टीचर चूज कर लो। जो भी, अगर तुम ऑफलाइन जा रहे हो तो ऑफलाइन कोचिंग में जो तुम्हारे टीचर है, तुम उनसे पढ़ो ढंग से। या फिर अगर तुमने ऑनलाइन कोई बैच लिया है या नहीं भी लिया है, और तुम मतलब तुमने ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बैच कोई कोचिंग में तुम एनरोल नहीं हुए हो, तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि तुम्हें दिग्राज सर से पढ़ना चाहिए। मैंने भी अपनी क्लास 10th में दिग्राज सर से पढ़ा है, और दिग्राज सर से बेस्ट एसएसटी कोई और पढ़ा नहीं सकता है। मतलब जितने पैशन के साथ वो एसएसटी पढ़ाते हैं ना, वो लगता ही नहीं है कि वो पढ़ा रहे हैं। वो ऐसा लगता है कि लिटरली हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में बैठ कर के, हम बातें कर रहे हैं। तो बिल्कुल पढ़ने वाली फीलिंग नहीं आती है उनके साथ, बहुत फैमिलियर फील होता है। तो दिगराज सर बेस्ट ऑप्शन है पूरे यूट्यूब पे, स्पॉन्सर नहीं है बिल्कुल भी। तो आप दिगराज सर से पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किससे पढ़ी जाए एसएसटी, समझ ही नहीं आता है कुछ भी, दिमाग खराब हो जाता है किताब उठाते ही, तो दिगराज सर से पढ़ना बेस्ट रहेगा। लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ। और मुझे ऐसा लगता है जो पीपीटी से सर पढ़ाते हैं ना, उसी के नोट्स जो होते हैं जो तुम बनाओगे, वो सफिशिएंट होते हैं। तुम्हें एनसीईआरटी अलग से खोलने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि एक बार खोल करके देख लो। क्योंकि क्या होता है ना, एसएसटी में लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो उनसे डील करने के लिए तुमको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। हिस्ट्री की नहीं पढ़ी जाती, हिस्ट्री की छोड़ दो। बाकी तीनों की, इको की, ज्योग्राफी की और सिविक्स की तो पढ़ ही लो, क्योंकि उनमें इतने ज्यादा पेजेस नहीं होते जो पढ़े ही नहीं जाएंगे।
तो तुम इन 3 की तो पढ़ ही लो, हिस्ट्री की बेशक ना पढ़ो, ठीक है। अब सेकंड टिप, देखो हिस्ट्री से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि हिस्ट्री के चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और मतलब समझ ही नहीं आ रहा होता है कहानी कहाँ से शुरू होके कहाँ पहुंच जाती है, इतना सब कुछ चल रहा होता है कि भूल ही जाते हैं। और डेट्स का बहुत चक्कर होता है हिस्ट्री में, तो डेट्स कैसे याद होगी। तो देखो एसएसटी में ना, जब जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, सपोज तुमने हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ा है, ठीक है, क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 उठा के तुमने पढ़ा है, तो अब तुम क्या करोगे, तुम उसके नोट्स बनाओगे। नोट्स बनाओगे ना, तो नोट्स से पहले एक पेज जो है खाली छोड़ देना, एक पेज छोड़ करके फिर नोट्स लिखना बनाना स्टार्ट करना। क्यों? अब उस एक पेज का क्या करना है, देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी ना, तुम उस पेज पर लिख लो, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है तुम सारी, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर गांधी जी इंडिया आए तो वो अहमदाबाद, मतलब उन्होंने सत्याग्रह का आइडिया कहाँ कहाँ प्रैक्टिकल किया, यूज किया उन्होंने, है ना। फिर हाँ, ये क्या कहते हैं, हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, कब कॉल ऑफ हुआ, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, कब कॉल ऑफ हुआ। तो ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, इनको तुम लिख करके रखो और इवेंट्स के साथ लिख करके रखो कि इस डेट को ये इवेंट हुआ था, ताकि तुम्हें अलग से डेट जो है ना नोट्स में छाट के याद ना करनी पड़े, तुमको अलग से ही वो याद हो जाए, क्योंकि तुमने एक अलग ही पेज पर जितने भी चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट डेट्स तुमने लिखी ली थी। तो जब भी मान लो कल एग्जाम है, तो तुम एकदम से कैसे इतनी सारी डेट्स याद करोगे। तुम्हारे पास अगर डेट से लिखी होंगी एक पेज पर हर एक चैप्टर की, तो तुम्हारे लिए पढ़ना याद करना और उनको दिमाग में रखना इजी हो जाएगा। तो ये तुम कर सकते हो, ये तुम्हें बिल्कुल करना ही करना चाहिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और इस ट्रिक को यूज करो, यू विल थैंक मी, ठीक है। एक ये कर सकते हो। अब आते हैं टिप नंबर 3 पर। अब देखो थर्ड टिप ये है कि अभी ये तो मैंने स्पेसिफिकली हिस्ट्री के लिए बताया था कि तुम जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो एक पेज छोड़ो, उस पर जितने भी उस चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट डेट दी गई है उनको नोट डाउन कर लो विद इवेंट्स, ठीक है। अब थर्ड टिप करना है तुम्हें, हर एक चैप्टर के साथ फ्लो चार्ट बनाते हुए चलो। बहुत लोग फ्लो चार्ट कहते हैं, बहुत लोग वन पेज नोट कहते हैं, बहुत लोग फ्लैश कार्ड्स कहते हैं, मतलब अलग अलग नाम है। बेसिकली तुम्हें पूरे एक चैप्टर को एक पेज पर समराइज करना है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो एसएसटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर तुम सोचो एक दो दिन पहले पढ़ लेंगे, तीन चार दिन पहले पढ़ लेंगे एग्जाम के, लिखाएंगे, तो देखो तुम पास बेशक हो जाओ, पास का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ते बहुत कम है लेकिन लिख वो बहुत अच्छे से देते हैं, तो मार्क्स उनको मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छे मार्क्स चाहिए तो तुम्हें शुरू से पढ़ के चलना पड़ेगा, और शुरू से पढ़ भी हो तो स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। यही नहीं है कि तुम घंटों घंटों तक किताब तो लेके बैठे हो लेकिन तुम्हें समझ कुछ नहीं आ रहा और तुम्हें कोई स्ट्रेटेजी फॉलो ही नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एसएसटी में तो खास तौर पर तुम्हें वन पेज नोट्स या फिर फ्लो चार्ट तुम्हें जरूर बनाना चाहिए, जिसमें तुम्हें एक पन्ने पर ही पूरा चैप्टर समराइज हो जाए, ताकि मान लो तुम्हें तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है ना, तुम्हें आज बोर्ड एग्जाम देने जाना है, 1 घंटा बचा हुआ है, तुम्हें 1 डेढ़ घंटे बाद एग्जाम सेंटर के लिए निकलना है, तो तुम 1 डेढ़ घंटे में 20 चैप्टर 19 चैप्टर कैसे पढ़ोगे, कैसे दोबारा से रिकॉल करोगे। वो फ्लो चार्ट काम आएंगे, वो बहुत ज्यादा काम आएंगे, तुम लिख करके ले लो, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि तुम 1 डेढ़ घंटे पहले सारे नोट्स नहीं, पन्ने नहीं पलट सकते, वो तुम्हारा दिमाग और घूम जाएगा। फ्लो चार्ट तुम्हारे पास होंगे, तुम उनका यूज करोगे तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, उससे तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा 1 डेढ़ घंटे में, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में सब कुछ इजीली करना, है ना। तो ये टिप तुम्हें जरूर फॉलो करनी चाहिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है कौन सी होगी हमारी फिफ्थ टिप है शायद, है ना। तो फिफ्थ टिप में देखो अब हमें क्या करना है, तुमने शुरू से सब कुछ पढ़ते हुए चला है ना, तुमने अच्छे से पढ़ लिया, एक एक चैप्टर अच्छे से किया है ना, सारे तुमने रिवीजन भी अच्छे से किया है, सारे लेक्चर्स तुमने अच्छे से देखे, तुमने सब कुछ कर लिया।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम पेपर में तुम्हें जो आंसर कॉपी मिलेगी, जो शीट मिलेगी, तुम उसमें लिख करके क्या आते हो और कैसे लिख करके आते हो, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा याद रखो कि कोशिश करो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर में, उनको पॉइंटर्स में अटेम्प्ट करो और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए चलो। और ये चीजें कैसे होंगी, देखो लिखने का ना एक तरीका होता है, थियोरी बेस्ड जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे मान लो हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई और फिजिकल एजुकेशन हो गई, एसएसटी हो गई हमारी, इन सब में लिखने का एक तरीका होता है। तुम अच्छे से लिखोगे, तुम अगर तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना, आंसर प्रेजेंटेशन, तुमने अगर थोड़ी बोड़ी मिस्टेक्स भी करी होगी ना, नहीं देखते हैं टीचर्स इतना, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है, वो एक दिन में बिल्कुल भी नहीं आती है। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जिन बच्चों को, वो पढ़ तो सब कुछ लेते हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं, जिनकी ये प्रॉब्लम है ना, वो लिख नहीं पाते हैं, उनको, उनके लिए बेस्ट क्या है, देखो तुम ना डेली रात को क्या करो, एक कॉपी खरीद लो 20-30 रुपए की, उसमें डेली रात को अपने थॉट्स लिखो, जर्नलिंग करो, या फिर कुछ भी तुमने दिन भर में क्या किया उन उसको लिखने की कोशिश करो, एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, अपने इमोशंस को पेज पर एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है, पहली पहली बार में बहुत खराब होगा, नहीं होगा, ऐसा लगेगा क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बंद कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, करते करते ही करने में आता है, कोई माँ के पेट से नहीं सीख करके आता है। हाँ, कुछ लोगों को शुरू से टैलेंटेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन हर किसी को नहीं होता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। लिखना सीखता इंसान तभी है जब वो लिखने की प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस इज द की। ठीक है, तो अगर तुम्हें लिखना नहीं आता है, तुम लिख नहीं पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो लिखना शुरू करो। ठीक है, वैसे तो तुम 10th क्लास में आ गए, तुम्हें लिखना तो आना चाहिए, बट स्टिल नहीं आता, बहुत से बच्चों को नहीं आता है, कम्प्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना सीख लो। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखो यार, क्लास 10th में हो सकता है बहुत सारे बच्चे एसएसटी आखिरी बार पढ़े है ना, तुम नेक्स्ट ईयर साइंस ले लो शायद, और या कॉमर्स ले लो मेरी तरह, तो कुछ भी हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अच्छे से पढ़ो यार, एसएसटी पढ़ने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो, मार्क्स के लिए मत पढ़ो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि जब तुम नॉलेज के लिए पढ़ो, तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ोगे ना, तो मार्क्स अपने आप आएंगे। ठीक है, तुम मार्क्स के पीछे मत भागो, तुम कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, मार्क्स खुद तुम्हारे पीछे आएंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, मार्क्स पे इतना फोकस मत रखो, तुम्हारा फोकस कॉन्सेप्ट सीखने पे होना चाहिए। एक बार तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर तुम्हारा ये माइंडसेट होना चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन उठ करके आ जाए, मैं सॉल्व कर दूंगी, मैं सॉल्व कर दूंगा, है ना। तो अब ये भी हो गया कि लिखने की प्रैक्टिस करो, डेली करो। ठीक है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करो, दिन भर में क्या किया वही लिखो, चाहे जो मन में आए कि लिखो। ठीक है, लिखने से ही आएगा। और लास्ट स्टेप, अब लास्ट स्टेप में क्या है, देखो बहुत बच्चों को ना क्या होता है, मैंने अपने स्कूल में बहुत देखा है कि कुछ बच्चों की ना, हमारी क्लास में इंग्लिश मीडियम में थी सोशल साइंस, उनको इंग्लिश में लिखने नहीं बनता था, उनसे नहीं लिखी जाती थी इंग्लिश में चीजें, क्योंकि वर्ड्स टर्म्स जो होती है ना अलग हो जाती है बहुत ज्यादा। तो देखो अगर तुम्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तुम इंग्लिश में नहीं लिख पाते, तुम्हारी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है और तुम्हारी इंग्लिश मीडियम में है सोशल साइंस, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम हिंदी मीडियम में करा लो, तुम्हारे पास ऑप्शन होगा। पहले पूछते हैं, हमारे स्कूल में तो दिया था ऑप्शन, मिड टर्म के बाद भी, हाफ ईयरली के बाद भी हमारी टीचर कह रही थी कि अगर तुमको मुश्किल लग रहा है इंग्लिश में पेपर लिखना, तो हिंदी में करा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि तुम्हें सीखनी है चीज, चाहे तुम इंग्लिश में सीखो चाहे हिंदी में सीखो, तुम्हें सीखना है ना, तो तुम बस सीखने पे ध्यान दो। अगर लैंग्वेज बैरियर आ रहा है तो उसको हटा के फेंक दो, इंग्लिश नहीं हो पा रही है कोई बात नहीं, हिंदी में ले लो। ठीक है, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो ले लो। हिंदी में क्या होता है ना, हिंदी में ये होता है, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते आते उनके लिए होता है स्पेसिफिकली कि
जो टीचर ने बोला है 2-4 लाइन रह गई और कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन दिखा तो वही 2-4 लाइनें लिख करके आ गई। इंग्लिश में नहीं हो पाता है काफी बच्चों से, तो अगर तुम्हारे साथ भी सिमिलर प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट कि तुम हिंदी में करा लो, या हिंदी में मुश्किल लग रही है इंग्लिश में करा लो, जो भी तुमको है वो तुम अपना देख सकते हो। बाकी अगर और ऐसी वीडियोस चाहिए तो बने रहो साथ में, और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। और यार पढ़ते रहो, अच्छे से ध्यान दो पढ़ने पर, डेली पढ़ने की एक हैबिट बना लो, नहीं बहुत सारे बच्चों की नहीं बनी होगी तो बना लो, बहुत ज्यादा तुमको फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि 11th बहुत मुश्किल होने वाली है, तो 10th अच्छे से अपनी गुजार लो, टेंशन मत लो, बोर्ड्स की भी टेंशन मत लो, आराम से हो जाएंगे। बाकी चिल करो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।